अ, खिड़की टॉक्स की इस तीसरी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कोरोना काल और मानवाधिकारों के सवाल पर। कोरोना संक्रमण की इस पूरी क्राइसिस और पूरे संकट के दौरान मानवाधिकारों के सवाल भी नए सिरे से और उससे जुड़ी हुई चिंताएं भी नए सिरे से खड़ी हुई हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और जनपथ वेबसाइट के संपादक अभिषेक श्रीवास्तव हैं। अभिषेक, आपका स्वागत है। थैंक यू। अभिषेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, मेरा आपसे पहला सवाल, इससे पहले कि मैं सवालों का सिलसिला आपसे शुरू करूं, मेरा आपसे पहला सवाल जो व्यापक परिप्रेक्ष्य में इस चर्चा को ले जाने के लिए जो मेरा पहला सवाल आपसे है वो ये है कि जब कोरोना का ये संकट और ये महामारी का संकट शुरू हुआ, तब कुछ विचारकों और कुछ चिंतकों ने बात कही कि इस संकट का एक सकारात्मक पहलू ये है और हमें ये देखना चाहिए कि इससे जो क्लास डिस्टिंक्शंस या जो क्लास का जो एंटागोनिज्म था या जो वर्ग के जो संघर्ष थे जो कहीं दब गए थे या जिसके बारे में एक बार घोषणा की गई थी एक समय में कि क्लास का सवाल ही मर चुका है, कुछ विचारकों और कुछ चिंतकों ने कहा कि वो सवाल फिर से उभार पा रहा है। लेकिन आज लगभग इस क्राइसिस के 7 महीने के बाद हम देखते हैं कि राज्य जो है कहीं ज्यादा, न सिर्फ वो सवाल क्लास का जो डिफरेंस जो उभर कर सामने आ रहा था, न सिर्फ वो पार्ट दिया गया है, बल्कि राज्य कहीं ज्यादा इस अवधि में शक्तिशाली और कहीं ज्यादा कठोर, जिसे हम कठोर राज्य की अवधारणा कहते हैं, वो ज्यादा सामने आया है। उसके कई मैनिफेस्टेशंस हमें दिखाई दे रहे हैं। ये स्थिति कैसे आई है और इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्लास का सवाल अचानक उभरने या दबने का मसला ये नहीं है ना। ये तो परसेप्शन का मामला था ना। जब कोरोना 3-4-5 महीने पहले कोरोना पर नए नए विश्लेषण आने शुरू हुए, तो जिन लोगों ने भी कहा कि क्लास कंट्रडिक्शंस बढ़ रहे हैं, शार्प हो रहे हैं, वर्ग संघर्ष अब सामने आएगा, नई दुनिया देखने को मिलेगी, ये सब दुनिया भर की जो बातें हुई, ये तो उनका परसेप्शन था, उनकी समझदारी थी। और अभी अगर ये कहा जा रहा है कि स्टेट ने तमाम वर्ग विभाजनों को दबा दिया है, तो ये भी जो है देखने का एक नजरिया है, परसेप्शन है। क्लास कंट्रडिक्शंस तो अपनी जगह कायम है, पहले भी थे और अभी भी हैं, ठीक है। तो या तो अभी वाली समझदारी सही है या पहले वाली समझदारी सही थी, दो ही बात हो सकती है ना। या तो पहले वाली समझदारी उनकी ठीक थी, या तो बेचैन होके जब कोई आंदोलन नहीं दिखा, जब कोई संघर्ष नहीं खड़ा हुआ, जब चीजें ऐसे ही विलंबित स्वर में चलने लगी, तो उनको लगा कि अरे हमारी तो समझदारी गड़बड़ थी। तो उनको लगा कि स्टेट मजबूत हो गया है और फासिस्ट हो गया है, क्लास स्ट्रगल और कमजोर हो गए हैं। तो उन लोगों ने अपनी थ्योरी को जो है पीछे छोड़ दिया, दूसरी लाइन ले ली। तो ये तो सारा मामला जो है वो समझदारी का है। लेकिन क्लास के जो विभाजन थे वो अपनी जगह कायम है, सारी वर्ग कटुताएं अपनी जगह कायम है। स्टेट पहले जितना फासिस्ट था वैसे ही अभी भी फासिस्ट है। क्या बदला है? सवाल यह है कि क्या बदला है, और जो बदला है उसे हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं और किधर जाता हुआ देख रहे हैं। ये मूल सवाल हमको लगता है होना चाहिए। क्लास को लेकर लोगों की बदलती हुई समझदारी या भागम भाग, ये तो उनकी अपने आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स और जो हड़बड़ाहट एक होती है, सेंस ऑफ अर्जेंसी, चीजों को समझ के और तुरंत आर्टिकुलेट कर देने की, वो सेंस ऑफ अर्जेंसी का मसला है। 3 महीने के भीतर 3 महीने के घटनाक्रम को देखते हुए आप अपनी समझदारी को बदल दें, पहले कुछ और बोलें अब कुछ और बोलें, ये तो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है ना, ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बात पूरी हो गई तो मैं अगला सवाल आपसे करूं? हाँ 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 हाँ, मेरा मेरा सवाल इस क्रम में था, मतलब ये सवाल पूछा जा सकता है
एक तो ये बात है कि जो कहा यह जा रहा है कि वर्ग विभाजन बेशक पहले से थे और तमाम ये चर्चाएं चलती भी रही हैं कि मानवाधिकारों के सवालों को लेकर वर्ग विभाजन थे, और इस बात को इतना आसानी से माना भी नहीं गया इस दुनिया में। वर्ग विभाजन चले और उनमें आए उतार चढ़ाव को भी ट्रेस किया है लोगों ने, समय समय पर बताया है इस बारे में। लेकिन कहा यह गया कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जैसे साम्यवाद का खतरा एक समय था पूंजीवादी व्यवस्थाओं के सामने, जो कि एक बहुत बड़ा औजार बना मानवाधिकारों के दमन के लिए, फिर मोटे तौर पर 9/11 के बाद से आतंकवाद का एक वो आया, एक दौर आया। आतंकवाद से निपटने के नाम पर कई तरह के कदम उठाए गए जो सीधे सीधे मानवाधिकारों के दमन का कारण बने। उसी क्रम में अब ये माना जा रहा है, और अगर ये परसेप्शन भी है, तो जिन लोगों का ये परसेप्शन है वो इसके कुछ एम्पिरिकल मैनिफेस्टेशंस की ओर इशारा कर रहे हैं। वो ये लगातार कह रहे हैं कि किस तरह से महज, जैसे ब्रिटेन में एक मामला है कि भाई महज किसी शासक के मुंह पर छींक देने से 2 वर्ष की कैद हो जा रही है किसी व्यक्ति को। तो लोगों का सवाल दरअसल ये है कि इस पेंडेमिक या इस महामारी के बहाने जो वर्ग विभाजन जितने तीखे हुए हैं या बिल्कुल सीधे सीधे दिखाई देने लगे हैं और उनका स्वरूप बदल रहा है, सवाल इन चीजों को लेकर है, और शायद इसीलिए पेंडेमिक के संदर्भ में ये बात कही जा रही है। आपका क्या नजरिया है इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि दो बातें बहुत साफ हैं। पहले सबसे बुनियादी दो बातें कर ली हैं। पहला ये कि समाज तो हमारा क्लासेस में बटा हुआ समाज है, वर्गीय समाज है, ये तो हम जान रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक बीमारी आई, एक वायरस आया है, और जब ये वायरस आया तो दुनिया के तमाम राष्ट्र राज्यों ने किसी सोची समझी साझा रणनीति के तहत या अपनी स्वायत्त नीति के तहत कुछ कदम उठाए, ठीक है। हो सकता है कि उनके बीच में कोई कंसेंसस रहा हो, हम नहीं जानते। हो सकता है कि उन्होंने स्वायत्त होकर कोई निर्णय लिया हो, ठीक है। जो भी कुछ अलग अलग राष्ट्र राज्यों ने कदम उठाया, उसका कुछ फॉल आउट देखने को हमको मिला, उसके कुछ परिणाम देखने को मिले हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग परिणाम देखने को मिले। अमेरिका में अश्वेतों का उभार हुआ, ब्लैक लाइव्स मैटर जिसे कहा जाता है। भारत में मानवाधिकारवादियों और कार्यकर्ताओं के समर्थन में रिहाई की आवाजें उठी। अल्जीरिया में तुआरेग जो लोग हैं, जो अपने को वहां का मूल निवासी कहते हैं, उन्होंने आंदोलन किया। फिलीपींस में और तमाम जगहों पे अलग अलग तरीके के जो दबे हुए आंदोलन थे वो उभरे अपनी अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के साथ। इसका जो रिएक्शन हुआ स्टेट की ओर से वो सभी जगह एक तरीके का हुआ। सभी जगह स्टेट ने इन आंदोलनों को, इन उभारों को सप्रेस किया, दबाया। स्टेट पहले भी आंदोलनों को दबाता था, पहले भी इन संघर्षों को दबाता था, अब उसने और अच्छे से दबाया। केवल तर्क बदल गया, दबाने का तर्क बदल गया। इस तर्क के बदलने में ही सारा डायनेमिक्स छिपा हुआ है कोरोना के बाद की दुनिया का। जैसे पहला तर्क जो था, स्टेट का पहला तर्क, आप किसी भी स्टेट को ले लीजिए, ठीक है, इंडिया को ही ले लीजिए। आज से 10 साल पहले किसी डिसेंटर को, किसी असहमत स्वर वाले व्यक्ति को, लेखक को, पत्रकार को, छात्र को, मानवाधिकार कार्यकर्ता को अगर बोलने या लिखने के लिए जेल में भेजा जाता था तो राज्य ये कहता था, और ये समान लॉजिक था उस दौर का, 10 साल पहले का, कि राज्य का ये कहना था कि या तो अगर हिंदू है वो
बहुत क्लियर कट यहाँ विभाजन था। अगर हिंदू है तो माओवादी है, अगर मुसलमान है तो आतंकवादी है। ठीक है, ये इंडियन स्टेट का सीधा साधा ब्लैक एंड व्हाइट लॉजिक था। जितने हिंदू अंदर गए 2007 से लेके 2014 तक सब के सब माओवादी बताए गए। जितने मुसलमानों को भीतर किया गया 2007 से लेकर 2014 तक सबको आतंकवादी बताया गया। ये दो लाइनें थी बहुत स्पष्ट। इसके बाद सरकार बदली, नई सरकार हमारे यहाँ आई, तो 2014 से लेके अब तक 6 साल में लॉजिक बदला। लॉजिक कैसे बदला? अब ढेर सारे पर्यायवाची आ गए, दो पाले में मामला नहीं बटा रह गया। लोगों को धर पकड़ करने, जेल में भेजने, मारने पीटने के मामले में सरकार ये बड़ी धर्मनिरपेक्ष निकली। आप समझिए, धर्मनिरपेक्ष निकली मतलब कांग्रेस तो हिंदुओं को माओवादी कहती थी और मुसलमान को आतंकवादी। क्लियर कट विभाजन था। यहां पे एक ब्रैकेट बनाया गया, देशद्रोही। इसी एक ब्रैकेट के भीतर सब लोग अंदर जाओ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो हो। तो एक नया लॉजिक गढ़ा गया कि आप देश के हित के खिलाफ बोल रहे हैं, आप देशद्रोही हैं। फिर वहां से कई कनोटेशंस निकले, अर्बन नक्सल और खान मार्केट गैंग, तोड़ो गैंग, क्या तोड़ो है, आजादी गैंग, ये सब दुनिया भर के नाम निकले, अलग अलग कनोटेशंस आए उसके। लेकिन लॉजिक जो है बदल गया, कहने वाला लॉजिक बदल गया। ठीक, अब आई ये बीमारी, कोरोना का वायरस। तो कोरोना के वायरस ने एक बहाना दिया राष्ट्र राज्य को कि भाई हम जो कुछ कर रहे हैं वो नागरिकों की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा पाखंड था। 1998 में ही, 99 में ही पहले दौर में एनडीए ने कल्याणकारी राज्य की भूमिका को लिखित तौर पर तिलांजलि दे दी थी। वाजपेयी जी के पहले राज में साफ साफ जब शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कमेटियां बनाई गई, फिक्की की रिपोर्ट आई, एसोचैम की रिपोर्ट आई, तो उसमें टाटा जी को, बिरला जी को, अंबानी को, इन सब लोगों को उन शिक्षा और स्वास्थ्य कमेटियों का चेयरमैन बना दिया गया। कल्याणकारी राज्य गया 1999 में। अब 99 के बाद 21 साल बीत रहा है और राज्य अगर हमसे कहता है कि मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की बहुत चिंता है, मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ, इसलिए तुम मास्क पहनो, इसलिए तुम दूर दूर रहो, और वरना तुम्हें मैं डंडा मारूंगा, तो ये तो एक फार्सिकल लॉजिक है ना, फार्स है ना, पाखंड है। लेकिन ये लॉजिक कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये देखिए, ये लॉजिक इस्तेमाल वही सब कुछ करने में हो रहा है जो अभी तक किया जा रहा था। पिछले 3 महीने में जितने पत्रकार पकड़े गए हैं, जेलों में डाले गए हैं, उन सब पर आप देखेंगे समान रूप से एपिडेमिक कानून लगाया गया है। एपिडेमिक अधिनियम जो है जी, वो लगाया गया है। अभी 1 जुलाई को मैं एग्जाम्पल दूं आपको, 1 जुलाई को आजमगढ़ में 4 पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हुई। आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की आजमगढ़ इकाई के निदेशक ने 4 पत्रकारों पर एफआईआर करवाई और ये आरोप लगाया कि इन लोगों ने आईएमए की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए कोरोना के मरीज का नाम सार्वजनिक कर दिया है। मामला ये था कि एक प्राइवेट अस्पताल जहां पे लोग जा रहे थे और कोरोना पॉजिटिव होके बाहर आ रहे थे, कुछ लफड़ा था उसमें, उस पर कुछ पत्रकारों ने स्टोरी की थी। अब प्राइवेट नर्सिंग होम का मालिक अगर आईएमए के डायरेक्टर से मिला हुआ है
तो इसमें कोई क्या करेगा? तो आईएमए के डायरेक्टर ने 4 पत्रकारों पे एफआईआर करवा दी। इसी तरह कोई पत्रकार ड्यूटी पे जा रहा है और गलती से वो घर पे अपना जो है मास्क भूल आया है किसी एक दिन, तो उस पर महामारी कानून में एफआईआर हो गई या 151 की नोटिस भेज दिया। ठीक है, ढेरों मामले हैं, 21 मार्च से लेके अब तक ढेरों मामले हैं ऐसे। कहने का मतलब कि आप लोगों की जान बचाने के बिना पर, स्टेटेड लॉजिक पर, वो स्टेटेड लॉजिक है स्टेट का, कथित तर्क है, इस कथित तर्क पर आप दरअसल लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। आप आंदोलनों को दबा रहे हैं, बोलने वाले लिखने वालों को सप्रेस कर रहे हैं, जो सच जानना चाह रहा है, सच तलाशना चाह रहा है, उसको अंदर डाल दे रहे हैं। लॉजिक बदल गया, ठीक है। 2010 में लॉजिक कुछ और था, 2014 से लॉजिक कुछ और हुआ, और 2020 में कोरोना के आगमन ने रिप्रेशन का लॉजिक बदल दिया। ठीक है, अब देखिए लॉजिक बदलते बदलते कहां तक पहुंचा है। अभी 3 या 4 दिन पहले या कुछ बात ऐसी है, ये दावोस वाला जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जी, उसके एक अध्यक्ष हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका, श्वाबे नाम है, श्वाब नाम है, कुछ ऐसे ही नाम है। तो वो लोग एक नारा दिए हैं, वो नारा दिए हैं द ग्लोबल रीसेट है। तो ये कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर जैसे हमारे यहाँ क्या नेहरू प्लेस के जो, दिल्ली में नेहरू प्लेस के जो मिस्त्री होते हैं, तो जब कंप्यूटर चालू नहीं होता है तो वो रीस्टार्ट कर देते हैं, ऐसे दबा देते हैं लाल वाला बटन है। कुछ समझ में नहीं आता है जब, तो रीस्टार्ट वाला बटन दबा देते हैं, बोलते हैं साहब देखिए सही हो गया। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष हैं एक प्रिंस चार्ल्स हैं, प्रिंस चार्ल्स इंग्लैंड वाले हैं। एक चाइना में कोई ग्रीन फोरम है, उसके अध्यक्ष हैं, बड़े बड़े लोग हैं। एक ये अपने मास्टर कार्ड वीजा का एक मालिक है, मास्टर कार्ड वाला, वो भारत का है, अजय बंगा है। इस तरह के बहुत बड़े बड़े लोग हैं। यूएन के जो हेड हैं गुआरेज, ये सब लोग मिलके दुनिया को रीस्टार्ट करने के चक्कर में है। ठीक है, रीस्टार्ट। मैं आपको छोटा सा एक चीज बताऊंगा, मैंने एक जगह नोट किया था जी, बहुत दिलचस्प है। अभी ये 3 जून की बात है, यस 3 जून को, अंग्रेजी में मैं छोटा सा पढ़ देता हूँ। ऑन June 3, World Economic Forum Chairman Klaus Schwab released a video announcing the annual theme for 2021, the Great Reset. The Great Reset कहा जा रहा है जी, महान reset. It seems to be nothing less than promoting a global agenda of restructuring the world economy along very specific lines. Not surprisingly much like that advocated by IPCC, by Greta Thunberg, and her corporate friends such as Al Gore and Blackwater Larry Fink. अब ये मामला है क्या? The Great Reset agenda would have 3 main components. 3 बड़े कंपोनेंट हैं इसके। मैं जिस लॉजिक की बात कर रहा हूँ, लॉजिक बदलने की, उसको मैं यहां से देखता हूं। पहला एजेंडा है इसका, द फर्स्ट वुड स्टीयर द मार्केट टुवर्ड फेयरर आउटकम्स। मतलब सड़ते गलते कब्र में पड़े पूंजीवाद में फेयर मार्केट बनाने के चक्कर में ये हैं। पहले इन्होंने फ्री मार्केट बनाया, उसका नुकसान देख लिया, अब ये फेयरर आउटकम्स के लिए मार्केट बना रहे हैं, निष्पक्ष मार्केट। ठीक है, देखिएगा कितना बड़ा पाखंड है। और देखिए सेकेंड कंपोनेंट इसका क्या है, टू इंश्योर दैट इन्वेस्टमेंट्स एडवांस शेयर्ड गोल्स सच एज इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। जो निवेश आए उसमें इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी हो। ठीक है, और तीसरा, द थर्ड लेग ऑफ दिस ग्रेट रीसेट विल बी इंप्लीमेंटिंग वन ऑफ श्वाब्स पेट प्रोजेक्ट्स, द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा,
the fourth industrial revolution. The third and final priority of a great reset agenda is to harness the innovations of the fourth industrial revolutions to support the public good, especially by addressing health and social challenges. अब ये जो चौथी औद्योगिक क्रांति का नारा ये दे रहे हैं, द ग्रेट रीसेट एजेंडा में है, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। गूगल और जियो का संगम हो गया, फेसबुक और जियो का संगम हो गया, ठीक है, जियो ने बेच दिया अपना हिस्सा उनको। ये सब चौथे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की पृष्ठभूमि बन रही है। चाइना ने 5G लॉन्च कर दिया। एक वीडियो आया था अप्रैल में जिसको कॉन्स्पिरेसी वीडियो कह के बैन कर दिया गया यूट्यूब पे, जिसमें बताया गया था कि कैसे कोविड-19 5G को लाने के लिए लाया गया है। अब जो भी रहा हो वो, लेकिन दुनिया में बड़ी चर्चा हुई थी उस पर, ठीक है। कहने का मतलब कि ये सारी जो बिखरी हुई चीजें हैं, इनको आप इकट्ठा करके अगर देखें तो ये समझ में आता है कि ये कोरोना वायरस जो है ये मामूली वायरस नहीं है। ये कोविड केवल एक बीमारी नहीं है, ये पूरी दुनिया को नए तरीके से रीस्ट्रक्चर करने का एक लॉजिक है, बहाना है। उसी लॉजिक की मैं बात कर रहा हूं कि जब दुनिया को रीस्ट्रक्चर करने, रीसेट करने के लिए आप कोविड को बहाना बनाते हैं, तो वो कैसी दुनिया आप बनाएंगे वो बहुत क्लियर है। इसीलिए आप लोगों को दूर कर रहे हैं, दूर दूर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग। एक आदमी लेके गया PIL करने सुप्रीम कोर्ट में, भैया फिजिकल डिस्टेंसिंग कर दीजिए इसको, 10,000 रुपए का जुर्माना लगा के भेज दिए जज साहब, टाइम नहीं है, जाओ यहां से, है। तो न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये जो 4 संवैधानिक मूल्य हमारे हैं, ये चारों संवैधानिक मूल्य, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय, ये आने वाली रीसेट होने के बाद वाली दुनिया में कैसे होंगे उसकी तस्वीर दिख रही है, साफ साफ दिख रही है। स्टेट और ज्यादा कंजर्वेटिव हो रहा है, नागरिकों के साथ उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट बदल रहा है। दुनिया जब रीसेट हो रही है तो सामाजिक अनुबंध राज्य और नागरिक का बदलेगा। उस सामाजिक अनुबंध के तहत राज्य नागरिक से कहेगा कि हम तुम्हारी जान की रक्षा करेंगे, तुम्हारी जान बचाएंगे, लेकिन जैसा कहेंगे वैसा करना होगा, और वैसा नहीं करोगे तो जान ले लेंगे, और उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, ठीक है। तुम अगर मरे तो उसका ओनस तुम्हारे सिर पे है कि तुमने क्यों नहीं हमारी बात मानी, हम तो तुम्हारी जान बचाने के लिए बात कर रहे थे, ठीक। अब आप देख लीजिए कि जो भी रिप्रेशन, सप्रेशन, मानवाधिकार हनन से लेके जितना भी शब्द आप बोल रहे हैं, उस सब का ओनस हमारे सिर पे डाला जा रहा है, नागरिकों के सिर पे उसका ओनस डाला जा रहा है। ये है लॉजिक का बदलना, लेकिन स्टेट और क्लास बेस्ड सोसाइटी का समान रूप से वहीं पे बने रहना। स्टेट वैसा ही है, क्लास बेस्ड सोसाइटी वैसी ही है, सब कुछ यथावत है, केवल सोसाइटी को स्टेट द्वारा चलाए जाने का लॉजिक बदल रहा है। और ये लॉजिक कहां तक जा रहा है कि हम दुनिया को रीसेट कर देंगे। तो बटन है, मतलब ये समाज एक कंप्यूटर है और कुछ लोग जो है बैठे हुए हैं, उनके हाथ में बटन है, वो दबाएंगे और समाज रीसेट हो जाएगा। ये है पूरी कहानी। अब इससे अधिक क्या कहा जाए, बताइए। हाँ, एक सवाल जो मन में उठ रहा है और ये पूछा जाना चाहिए मेरे ख्याल से, वो ये कि जो आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि जो ग्लोबल पावर्स हैं या जो पूंजीवाद की बड़ी फोर्सेस हैं, एक बात तो ये हुई कि उन्होंने एक्सीडेंटली आई एक बीमारी का फायदा उठाया और उसे अपने हिसाब से चैनलाइज किया, एक बात ये हुई। नहीं, एक्सीडेंटली नहीं आई है, एक्सीडेंटली नहीं आई है। कैसे आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? एक्सीडेंटली कुछ नहीं होता इस दुनिया में। नहीं, फिर भी मेरा सवाल यही है कि आपसे, हाँ, इस दुनिया में एक्सीडेंटली क्या होता है बताइए? कुछ होता है एक्सीडेंट के अलावा? कुछ एक्सीडेंटली होता है?
नहीं, इस मेरा आजकल सवाल एक्सीडेंट भी सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होता। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि जो तथ्य हैं पब्लिक डोमेन में, उनके हिसाब से क्या क्या ये साबित किया जा सकता है मौजूदा तथ्यों से कि ये बीमारी एक्सीडेंटली नहीं आई है? सिर्फ इतना सा सवाल है मेरा। भाई देखो, ऐसा ऐसा है हम्म, कि एक बड़े लेखक हैं माइकल चुसदोव्स्की, हैं, जी जी। वो 4 महीने से चिल्ला रहे हैं हम्म, भैया ये कोविड-19 एक कॉन्स्पिरेसी है, कोई सुनने वाला है नहीं, हम्म, है। हम्म, और वो सिर्फ चिल्ला ही नहीं रहे हैं, हम्म, बल्कि बाकायदे उन्होंने पूरा ट्रेल दिया है। हम्म, वुहान मिलिट्री गेम्स के पैरेलल वहां पे एक सिमुलेशन एक्सरसाइज हुई थी। हम्म, हम्म, उस सिमुलेशन एक्सरसाइज में चाइनीज ऑफिशियल्स थे, हम्म, डब्ल्यूएचओ के लोग थे, हम्म, बिल गेट्स के लोग थे, हम्म, हैं। हम्म, सिमुलेशन एक्सरसाइज में हम्म, पहले हम्म, ये परिकल्पना की गई हम्म, कि अगर कोई ऐसा वायरस आता है हम्म, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। ठीक है, हम्म, हम्म, इस तरह हम्म, के सिमुलेशन होते हैं दुनिया में, हम्म, होते हैं। हम्म, जैसे पुलिस मॉक ड्रिल करती है कि भूकंप आएगा तो हम क्या करेंगे, है। हम्म, तो हम्म, मॉक ड्रिल इस तरह का होता है, साइंस में भी हम्म, होता है, मैथ में भी होता है, समाज में हम्म, भी होता है। हम्म, दिलचस्प ये है कि उस सिमुलेशन एक्सरसाइज में हम्म, वायरस का जो नाम रखा गया वो कोविड-19 रखा गया। हम्म, तब तक कोरोना का अलर्ट डब्ल्यूएचओ ने जारी नहीं किया था। हम्म, हम्म, आप जाइएगा ग्लोबल रिसर्च डॉट सी ए पे, ठीक है, हम्म, हम्म, ग्लोबल रिसर्च डॉट सी ए पे माइकल चुसकौस्की का बेहतरीन लेक्चर है। हम्म, हम्म, और मैंने कैंपस में 3 पार्ट में वो छापा भी था, उसका हम्म, टेक्स्ट भी, हम्म, वो पूरा लेक्चर भी दिखाया था। हम्म, और गिरीश मालवीय ने इस पर बहुत लंबा फेसबुक पे जो है सीरीज लिखा था, हम्म, हम्म, कई लोगों हम्म, ने लिखा है अलग अलग भाषाओं में, हम्म, कि कैसे पहले एक सिमुलेशन एक्सरसाइज की गई। हम्म, सिमुलेशन एक्सरसाइज में वायरस का नामकरण किया गया। हम्म, उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी किया कि एक वायरस आ गया है भैया, उसका नाम यही है। हम्म, 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 ये इतना एक्सीडेंटल है क्या? हम्म, हम्म। इतना एक्सीडेंटल तो नहीं है। ठीक है। नहीं, नहीं, देखिए, सवाल ये है ना, सवाल ये है कि इस बात पे चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए अगर इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, और ये रिपोर्ट्स हम सब गुजरे भी हैं इस रिपोर्ट से, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 3 भागों में जो आपने प्रकाशित किया, उससे हम लोग गुजरे भी हैं। लेकिन बात यही है कि हमारे पिछले पैनलिस्ट जो इस प्रोग्राम में थे, उन्होंने कोट किया था कि एवरीबडी लव्स अ गुड कॉन्स्पिरेसी। कहीं ये किसी एक हम्म, किस्म की कॉन्स्पिरेसी का दूसरे किस्म की कॉन्स्पिरेसी से जवाब तो नहीं है, एक चीज। और दूसरी बात, और एक दूसरा सवाल मेरा छोटा सा एक सवाल इसी हाँ, से जुड़ा हुआ, कि अगर अगर ये मान लिया जाए 1 मिनट के लिए इस बात पे, जो जो तथ्य या जो जिन तथ्यों की ओर इस रिपोर्ट में इशारा किया गया है, अगर वो मान लेते हैं कि सही है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, मान लेते हैं कि सही है, वैलिड 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 तथ्य हैं वो, हाँ, तो ये हम्म, बार बार ये बात कही जा रही है कि एक जैसे एक छोटी सी बात कही जा रही है कि इतने बड़े क्राइसिस से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर या बीमारी को लेकर एक किस्म की ग्लोबल सॉलिडारिटी पैदा होने की संभावना भी पैदा हो गई है। तो हम्म, इस तरह का कदम क्यों उठाया जाएगा जो इस तरह की संभावना को पैदा करे? अगर इन फोर्सेस का मकसद अपने आप को मजबूत करना है, और मैं शायद जिजेक को कोट कर रहा हूं, अगर मैं सही समझ पाया हूं, आप करेक्ट कीजिएगा अगर मैंने गलत समझा है। उन्होंने मार्च में एक आर्टिकल लिखा था और ये बोला था कि कहीं ना कहीं इस बीमारी के बहाने, हालांकि मार्च की स्थितियां बिल्कुल अलग थी, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं इस बीमारी के बहाने ग्लोबल सॉलिडारिटी भी पैदा होने की एक संभावना बन गई है। तो अगर अगर ये जो जिस रिपोर्ट का आप उल्लेख कर रहे हैं, अगर ये सही है या इसके तथ्य सही हैं, तो क्या इन अंतर विरोधों की ओर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, या कम से कम इन अंतर विरोधों से क्या अपने आप में ये क्लेम्स थोड़े से क्या इतने डिसाइसिवली ये क्लेम्स माने जाने चाहिए? देखिए, वो तो एक बात मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के संदर्भ में ये कहूंगा कि आज की तारीख में ट्रेडिशनल जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो हम टर्म यूज करते हैं ना, परंपरागत रूप से जिस चीज को हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते रहे हैं, आज की तारीख में उसका अर्थ बदल गया है। आज की तारीख में जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है,
वो ज्यादा बड़ी कॉन्स्पिरेसी बन गई है कथित कॉन्स्पिरेसी थ्योरियों के मुकाबले। ठीक है, मतलब ये उसी तरह की बात हो गई कि रियलिटी ज्यादा वर्चुअल है कि वर्चुअल ज्यादा रियल है। रियल और वर्चुअल का जो पूरा डायलेक्टिक्स है, हम तो रह रहे हैं वास्तविकता में, रियलिटी देख रहे हैं, लेकिन पूरा एक सिनेमा की तरह लगता है पर्दे पे हमको, है। और दिन भर हम वर्चुअल पे, यहाँ पे फेसबुक पे और वेबिनार में टिके रहते हैं और कहते हैं कि हम वास्तविकता में हैं। उसी तरह की बात है कि क्या कॉन्स्पिरेसी है और क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये कौन तय करेगा? क्या तथ्य है, क्या तथ्य नहीं है, ये कौन तय करेगा? ठीक है ना? तो वायरस का आना एक्सीडेंटल है या वायरस को किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत लाया गया, दोनों ही स्थितियों में, मैं कह रहा हूं दोनों ही स्थितियों में वायरस के आने से पैदा हुई स्थितियों को कंट्रोल करना जिनके हाथ में है, वही इस दुनिया की दिशा तय कर रहे हैं। ये तो क्लियर है। भले साजिश के तहत लाया गया या भले हादसावश आ गया, लेकिन वैक्सीन तो बिल गेट्स ही बनाएंगे। ट्रायल तो पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस, यूके में ही होगा। ये सब तो क्लियर है ना। सारा डायरेक्टिव डब्ल्यूएचओ ही जारी करेगा। भाई कुछ चीजें तो बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तो जिनके हाथ गाड़ी के हैंडल पर हैं वही गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी में तेल हो ना हो। ठीक है ना? इसलिए ये बहस अब बहुत पीछे जा चुकी है कि कॉन्स्पिरेसी था या नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, और ये भी कहना कंफर्मिस्ट होकर ठीक नहीं है, कि वायरस का आना एक्सीडेंटल था। ठीक है, वायरस का होना ही अपने आप में एक्सीडेंटल है। वो न लिविंग बीइंग है, न नॉन लिविंग बीइंग है, बीच का मामला है। मतलब जिस चीज के होने और न होने पर ही मतलब जो है समस्या है, उस पर क्या बोला जाए। तो हम आगे बढ़ के जब बात करेंगे तो हम सिर्फ इतने पर बात करेंगे कि वायरस के आने से जो स्थितियां उपजी हैं, उन स्थितियों में जो लोग भी दुनिया के हैंडल पर अपना हाथ रखे हुए हैं, वो दुनिया को किधर ले जाएंगे, और उसके साथ साथ पैरेलल जो और परिघटनाएं दिख रही हैं, उन्हें कितना वजन दिया जाए। ठीक है, जिजेक ने पूरी किताब लिख डाली पेंडेमिक, वो मार्च में लिखे और अप्रैल में आई और तभी ऑब्सोलीट भी हो गई। मई में उसका मतलब खत्म हो गया, जुलाई चला आया। फिर वो एक नया लेख लिख के जोड़े हैं कुछ दिन पहले। उसमें सबका एनालिसिस पीछे चलता जा रहा है, नया एनालिसिस आ रहा है। हाँ, जो सॉलिडरिटीज की बात है, दुनिया भर के सॉलिडरिटीज की बात है, किस किस्म की सॉलिडरिटी हमें दिख रही है? आप कह रहे हैं हेल्थ पर, ठीक है, पब्लिक हेल्थ को लेके सॉलिडरिटी की बात आप कर रहे हैं। अकेले एक क्यूबा है जिसने सॉलिडरिटी का मतलब समझा और सॉलिडरिटी को निभाया। और कौन देश है, आप बताइए, पूरे दुनिया में बिना मांगे मेरा सिर्फ सवाल था वो। हाँ, मतलब एक सवाल था। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब सॉलिडरिटी नाम की तो कोई चीज दिख ही नहीं रही है, बल्कि जो भी बनी बनाई सॉलिडरिटी हेलो 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 गांव में दरार पड़ गई। हाँ, अब आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है अभिनव? जी जी। हाँ, मैं कह रहा था कि सॉलिडरिटीज जो पहले की बनी थी ना, जी उनमें भी दरार पड़ गई है। जी जी। लोग शहर से गांव गए और गांवों में दरार पड़ गई। जो पहले से गांव में रहने वाले थे और जो बाहर से आए थे, उनके बीच की सॉलिडरिटी टूट गई।
शहरों में दरार पड़ गई, ठीक है, देशों में दरार पड़ गई। भारत और नेपाल में कभी दरार नहीं पड़ी थी, दरार आ गई। आप ये देखिए कि सॉलिडरिटी बन कहां रही है। अमेरिका में जिन अश्वेतों के साथ स्वाभाविक सॉलिडरिटी बननी चाहिए थी यहां पे बहुजनों की, नहीं बनी। बहुत कोशिशें की गई हैं, मुझे नहीं दिखता है कहीं सॉलिडरिटी बन रही है, क्योंकि जो क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबलाइजेशन का जो उल्टा प्रक्रिया होता है, डी ग्लोबलाइजेशन, हर एक देश में दरअसल वो चल रहा है। अपना अपना द्वीप लेके बैठे हुए हैं और हम कंजर्वेटिव तरीके से जो है अपनी जनता को होल्ड किए हुए हैं। सॉलिडरिटीज नहीं बनेंगी, फिलहाल तो नहीं बनेंगी, है ना। सॉलिडरिटी किसमें बनी है? यहाँ के प्रधानमंत्री जी में बन गई है, ट्रंप जी में बन गई है, एर्दोगन में बन गई है, इवन केपी शर्मा ओली जो है वो राष्ट्रवादी हो गए हैं नेपाल में, हैं। सारे राष्ट्राध्यक्षों में सॉलिडरिटी बन रही है, जनता में सॉलिडरिटी नहीं बन रही है, जनता की सॉलिडरिटी टूट रही है। ये दौर शासकों की सॉलिडरिटी का दौर है, जनता की सॉलिडरिटी का दौर नहीं है। हाँ, मेरा अगला सवाल ये है कि जो जिस चीज की शिनाख्त अभी तक हमने अपनी बातचीत में की है, उसको ध्यान में रखते हुए इस समय मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों की असल चुनौतियां क्या हैं? क्योंकि जिस जिस तरह जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से एक अनप्रेसिडेंटेड पावर मिली है स्टेट को इस दौर में पैंडेमिक के बहाने, तो उस दौर में इससे जुड़े चैलेंजेस, प्रिसाइजली चैलेंजेस क्या क्या हैं, और फिर फ्यूचर में क्या ट्रेजेक्ट्री हो सकती है, इसकी एक संभावित ट्रेजेक्ट्री क्या हो सकती है? पहला चैलेंज ये है कि जो नई स्थिति पैदा हुई है जहां पे फिजिकल एक्टिविटीज ऑलमोस्ट बार्ड है अभी भी और अगले 1 साल तक, वैसे में जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, असहमत स्वर हैं, विरोधी ताकतें हैं, वो रणनीति के तौर पे कैसे अपने भीतर बदलाव लाएं। अपने घर में एक तख्ती लेके खड़े होकर फोटो खिंचाने और फेसबुक पे डालने से न विरोध होगा और न उसका इम्पैक्ट होगा। वेबिनार करने से न विरोध होगा न उसका इम्पैक्ट होगा। डेमोक्रेसी के भीतर डेमोक्रेसी के बार को ऊपर कैसे ले जाएं, डेमोक्रेटिक डिसेंट के बार को ऊपर कैसे ले जाएं, जबकि हमसे कह दिया गया है कि 2 गज दूर खड़े रहो। ये पहली चुनौती है, ठीक है। जो नया डिजाइन बनाया गया है समाज का, उस नए डिजाइन में विरोध का नया डिजाइन क्या हो, ये नई चुनौती है, ठीक है। ये पहली चुनौती है। दूसरी, अभी जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं, गिरफ्तारी, रिहाई, जमानत और ये पूरा जो जाल है, उसमें एक ट्रेंड ये दिख रहा है कि सोशल इनजस्टिस को, सामाजिक अन्याय को एक महज अपराध तक सीमित कर दिया जा रहा है। अभी ये बात शायद उतनी आर्टिकुलेटेड न लगे, लेकिन एक एग्जाम्पल जैसे मैं आपको देता हूं कि अररिया में जिस महिला के साथ गैंगरेप हुआ, वो महिला जज के सामने 164 में सही से बयान दर्ज करवाने में नर्वस ब्रेकडाउन उसका हो गया और जज ने उसको दिल पे ले लिया और जेल में डाल दिया, ठीक है। क्या किया? एक सामाजिक अन्याय की बड़ी घटना, गैंग रेप, उसे रिड्यूस कर दिया एक महज छोटे से अपराध तक कि इसने जज के सामने ऐसे बोला और अंदर डाल दिया। 1 हफ्ता दबाव बना पूरे देश में, तब वो महिला छूटी। उसके साथ की 2 महिलाएं जो एनजीओ की थी वो अभी भी अंदर हैं, ठीक। और देखिए, एक अस्पताल जिसका मैंने जिक्र किया आजमगढ़ में, वो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये सामाजिक अन्याय है, लेकिन इस पर आवाज उठाने वालों को एक छोटे से अपराध तक लाके सीमित करके एफआईआर कर दी गई। क्या? कि इन्होंने कोरोना के मरीज का नाम
उद्घाटित किया। ठीक है, बहुत इस तरह के उदाहरण है। अगर आप नीचे जाके देखेंगे, बड़ी नाइंसाफी की घटनाएं छोटे से अपराध तक सीमित की जा रही हैं और विक्टिम को ही विक्टिमाइज किया जा रहा है। जो शिकार है, जो पीड़ित है, उसी को विक्टिमाइज किया जा रहा है। ठीक, ये नई स्थिति है, बिल्कुल नई स्थिति है। और मुझे लगता है कि ये शायद, मेरे ख्याल से अगर इसको हम ट्रेजेक्ट्री इसकी देखें, सोनभद्र मिर्जापुर में जो जिस पत्रकार ने मिड डे मील वाला मामला एक्सपोज किया था, मनोज ने, पवन ने, तो उसके खिलाफ एफआईआर हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद यूपी में लगातार ऐसे पत्रकारों पर एफआईआर हुई हैं जिन्होंने ऐसी चीजें एक्सपोज की हैं, बच्चों के झाड़ू लगाते हुए से लेके तमाम चीजें जो हैं, उन्नाव का मामला है, बिजनौर का मामला। कहने का मतलब कि आपका काम है, आपका पेशा है नाइंसाफियों को सामने लाना, और आप नाइंसाफी को सामने लाएंगे तो आपके खिलाफ केस हो जाएगा। ठीक, ये बिल्कुल नया ट्रेंड है, अभी इसको 1 साल हुआ है और इसकी शुरुआत यूपी से हुई है। इस पर कैसे डील किया जाए, इसको कैसे टैकल किया जाए, अनप्रेसिडेंटेड स्थिति है। ऐसा ह्यूमन राइट्स जो डिफेंडर्स हैं या जो सिविल सोसाइटी है या पत्रकार संगठन ही है, उनके सामने ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। है, आप ये देखिए ना, क्या दिलचस्प मामला है कि भीमा कोरेगांव के मामले में तमाम लोग उठा लिए गए, एक ही एफआईआर है और सबको उठा लिया गया। सुधा भारद्वाज वकील है, वकील होते उन्होंने आवाज उठाई, उनको भी उठा लिया। ये तो बड़ा दिलचस्प है भाई कि आप एक को उठाइए, उसके पक्ष में दूसरा बोले उसको उठाइए, तीसरा बोले उसको उठाइए। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव तरीके से लोगों को उठाना, एसोसिएटिविटी का लॉजिक, कौन कहां जुड़ा है। मतलब विरोध करना भी अब एसोसिएट करने के बराबर हो गया। ठीक है, तो जो दूसरी चुनौती मैं बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं, थोड़ा सा आर्टिकुलेट करते हुए, कि विरोध और एसोसिएशन, इन दोनों के फर्क को कैसे लोगों के बीच में समझाया जाए कि किसी घटना पर स्टेट का विरोध करना, विक्टिम के साथ, मतलब सताए गए व्यक्ति के साथ खड़ा होना, उसका पार्टनर होना नहीं होता है कि एक ही एफआईआर में सबको लपेट दीजिए आप। इससे कैसे आप डील करेंगे? है, इसके लिए प्रायर आपको अपने तरीके सोचने होंगे। ये कल्चरल प्रॉब्लम है, ये लीगल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जैसे जो पहले मैंने बात कही कि जैसे जैसे स्टेट ने अपना रिप्रेशन का लॉजिक बदला है, उस गति से ह्यूमन राइट्स मूवमेंट ने अपना लॉजिक नहीं बदला है, अपना तरीका नहीं बदला है, अपने को तैयार नहीं किया है। स्टेट के बदलते लॉजिक के साथ हम वही तीर धनुष लेके लड़ते रहेंगे। सामने वाला कोरोना वायरस लेके आ गया, उसको तोप की जरूरत नहीं है, अदृश्य वायरस से खेल कर रहा है और आप अभी भी पीआईएल लगाए हुए हैं। सामने वाला तोप से भी नहीं लड़ रहा है, बम से भी नहीं लड़ रहा है, वो अदृश्य वायरस लेके आ गया और आपके पास अभी भी जो है रिहा करो। उसको नए तरीके अपनाएंगे। मैं कह रहा हूँ इनोवेशन, ह्यूमन राइट्स ही नहीं, डिसेंट में इनोवेशन कैसे किया जाए, डिसेंट को कैसे आप इनोवेट करें, ये बैठ के लोगों को सोचना होगा। ठीक है, आप देखिए हम लोगों ने इनोवेट नहीं किया तो वो नतीजा कहां तक आ गया कि ऑर्गेनाइजर में, आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें एक आदमी लिख रहा है कि वरवर राव कवि नहीं है। अब आप बताइए, जिस आदमी के 15 कविता संग्रह आए, जिसने आलोचना में इतना बड़ा काम किया, तेलुगु में युग प्रवर्तक काम है वो, दुनिया की सारी भाषाओं में अनुवाद है। मतलब एक कवि को जो है कवि होने पर सवाल उठाया जा रहा है और हिंदी के लोगों को हवा नहीं लग रही है कि कैसे इसको जो है टैकल करें हम, पता ही नहीं है।
कल को बोल देगा आप इंसान नहीं है, आप तो जानवर हैं। आपको तो डिह्यूमनाइज किया जा रहा है ना। वरवर राव से कवि होने का तमगा छीना जा रहा है कि कवि नहीं है, ये कुछ और है। कल को कहेंगे नहीं ये इंसान ही नहीं है। ठीक है, ये लॉजिक तो कहां तक एक्सटेंड होगा। तो ये जो डिह्यूमनाइजिंग पूरा जो प्रोजेक्ट है स्टेट का, मैं फासिज्म नहीं कहता हूं, फासिज्म कहने में मुझे डर लगता है, क्योंकि फासिज्म इतना ज्यादा कहा जा चुका है कि उसके अंदर का अर्थ निकल के बाहर जा चुका है। अभी भी हिंदी पट्टी में फांसीवाद लिखते हैं लोग बिंदी लगा के, समझ ही नहीं आया है। और अंग्रेजी वाले इतना फासिज्म बोल दिए हैं कि अंग्रेजी का आदमी समझता नहीं है। स्टेट का ये डिह्यूमनाइजिंग प्रोजेक्ट है। राज्य आपको इंसान को इंसान नहीं बने रहने देना चाहता, आपकी इंसानियत छीन रहा है आपसे। सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का खतरा ये है। किसी का जेल जाना, FIR होना उतना बड़ा खतरा नहीं है। जेल में बैठे हुए मानिंद कवि को कवि न कहा जाना और ये सिद्ध किया जाना कि वो कवि नहीं है, ये बड़ा खतरा है। तो डिह्यूमनाइजेशन के इस पूरे प्रोजेक्ट के खिलाफ ह्यूमन राइट्स का मूवमेंट, सजग पत्रकार, लेखक, सजग नागरिक, सिविल सोसाइटी, NGO कैसे लड़ेंगे? आप कितनी बार प्रूव करेंगे कि नहीं जी हम तो इंसान हैं? वो बार बार आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा इंसान होने के प्रूव करने का। हम कागज नहीं दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? मत दिखाइए कागज, क्या दिखाएंगे भाई? ये तो तय कीजिए। तो पहली चुनौती बताई मैंने, और दूसरी चुनौती ये है कि डिह्यूमनाइजिंग लॉजिक को कैसे आप डील करें। और तीसरी चुनौती जहां प्रॉब्लम आ रही है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है, जो 10 साल पहले तक नहीं आती थी, जुडिशरी की। 10 साल पहले तक जो है, मुझे याद है UPA 2 के दौरान जितनी गिरफ्तारियां हुई, या UPA 1 में भी 2007 से गिरफ्तारियां हो रही हैं, सब छूट गए एक के बाद एक, 1 साल 2 साल। क्यों? क्योंकि मार्कंडे काटजू जैसे लोग थे जो कहते थे कि बैंड संगठन का मेंबर होना अपराध नहीं है जब तक आपने हिंसा न की, जिन्होंने फैसला किया था जी, काटजू का फैसला। अब उस पायदान का, उस मार्के का कोई जज है? जुडिशरी में प्रॉब्लम है। और हम थोड़ी कह रहे हैं, 4 जज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले सुप्रीम कोर्ट के, हम लोगों ने कहा नहीं। तो 2 तरह की लड़ाई थी, एक सड़क की और एक लीगल रूट लेते थे और एक जो है प्रदर्शन करते थे। सड़कें बंद कर दी गई हैं आपकी जान बचाने के बहाने कि आप सड़क पे जाओगे तो कोरोना हो जाएगा, अब आप कुछ बोल भी नहीं सकते। लीगल रूट जो है वहां पे बड़ी समस्या है, जज साहब बुरा मान जा रहे हैं, रेप विक्टिम को अंदर डाल दे रहे हैं। तो लीगल मोर्चे पे क्या किया जाए, ये एक तीसरी चुनौती है, कैसे लीगल मोर्चे पे लड़ा जाए। ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे तत्काल समझ में आती है। नई स्थितियों में और नए हालातों में। हाँ, मैं कह रहा हूं कि आपकी इस टिप्पणी के साथ कि डिसेंट और मानवाधिकारों के प्रश्न को एक इनोवेटिव और ज्यादा इमेजिनेटिव तरीके से नए हालातों में एड्रेस करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से हम इस चर्चा को खत्म करेंगे। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बाय।